Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing chapter number 7 NCERT CBSE, that is evolution. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ब्रीफली बिग बैंग थ्योरी को। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा कि उसने मॉलिक्यूल्स बताए थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट किया था। उसने बेसिकली ये बताया था कि ये मॉलिक्यूल इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना है, वो उससे बना है, या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने एवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी। चार्ल्स डार्विन ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। उसके बाद एल्फ्रेड एंड मैले ने उसको कंक्लूजन पे कहा कि बिग चेंजेस आर अकर्ड अराउंड द स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन, और उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे हम लोगों ने एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएट करना है, दैट इज एविडेंसेस। कि अब बच्चे हम लोगों को कैसे पता चला कि व्हाट आर द एविडेंसेस। ठीक है, एविडेंस क्या थे हमारे, हम बायोलॉजिस्ट हैं, हम लोग क्यों या क्या पे विश्वास नहीं करते। हम लोगों को काम हार्ट कर रहा है, अब वो क्यों कर रहा है वो उसका जवाब हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन कैसे कर रहा है उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग क्यों का जवाब कभी नहीं देते, कैसे का जवाब हम लोग हमारे पास होते हैं। तो वो कैसे, कि हम लोगों को कैसे पता चला कि ये चीज एविडेंस हो रही है। ठीक है, ये चीज एविडेंस था हमारे पास कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ चेंज आता है तो वो चेंज क्या है। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि ये हम लोग इस चीज को जो हम लोग टॉपिक बोल रहे हैं या एवोल्यूशन हम लोग अपना थ्योरी बता रहे हैं, तो ये एवोल्यूशन क्या पता हुआ भी था या नहीं था, उसको हम लोग डिफाइन उसको उन्होंने बताया था। तो उसको उसने क्या बताया था कि अब उन्होंने क्या किया, हम लोगों को, हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है बच्चे, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि जितने भी डेजर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी डेजर्ट डेजर्टल एरिया हैं, हम लोगों को एक चीज पता है जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बोन्स होती हैं, आप उसको इतनी इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जमीन में दबा दो, या फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोग हिंदू हैं और हम लोग ये बिलीव करते हैं कि आत्मा अगर कोई मर गया है तो उसको हम लोग जलाने में विश्वास करते हैं, तो उसके बाद उसके लेफ्ट ओवर्स जो कि बचते हैं दैट आर नेल्स एंड बोन्स। ठीक है, क्योंकि नेल्स एंड बोन्स आर मेड अप ऑफ द कैल्सिफाइड स्केलेटन पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके जो कैल्सिफाइड स्केलेटन पार्ट है बॉडी के, वो कभी भी इतनी इजीली हम लोग डिस्ट्रॉयड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हम लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो फिर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग, ओवर द टाइम अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉइल में दबा देंगे तो अब्सॉर्ब हो जाएगा या जला पाएंगे, बट द कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी कांट बी इजीली डिस्ट्रॉयड, जैसे बोन्स हो गई, टीथ हो गए, नेल्स हो गए, सो दीज कांट बी डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली। तो इन द सेम मैनर हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया अबाउट द डायनासोर्स। डायनासोर्स में बच्चे क्या था कि उनकी जो स्पीशीज थी, वो जो उनका डीएनए था वो इतना ज्यादा एवोल्यूट हो चुका था कि अब मतलब हम लोग ये अभी तक करते आ रहे हैं कि अगर एक स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो जो एक ऑर्गेनिज्म उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीत जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा, और जो कम अच्छा परफॉर्म करेगा वो पीछे की तरफ रह जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन द सेम मैनर में जो डायनासोर्स का डीएनए था वो इतना हद तक एवोल्यूट हो रहा था कि उसके सारे ऑर्गेनिजम्स एक अच्छे एवोल्यूशन में जा रहे थे। क्या मतलब कि अगर ये स्पीशीज के 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर में से अगर 2 मेंबर एवोल्यूट होंगे तो दैट मीन्स 2 मेंबर आगे की तरफ जाएंगे और बाकी के 8 मेंबर मर जाएंगे, तो मतलब बैलेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन गया। अब क्या थे, अगर वो 10 ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो 10 ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूट हो जाएंगे, तो 10 ऑर्गेनिजम्स ही चले जाएंगे आगे और 10 के 20 बना देंगे। मतलब कि अगर 100 प्रजातियां हैं डायनासोर्स की, तो 100 प्रजातियों में से 100 करोड़ ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक भी मर नहीं रहा,
बीमार वगैरह की वजह से तो मर रहे हैं, बट एक भी मर नहीं रहा। और एक दूसरे के, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं कि एक एक दूसरे को खा ले, वो कितने हद तक कम हो जाएंगे, 2-3। और अगर उनमें ये वाला डीएनए एवोल्यूशन हो गया कि उस ऑर्गेनिज्म से मुझे कैसे बचना है, तो मतलब सवाल ही नहीं उठता ना कि कोई मरेगा ही नहीं। वो तो जब तक जी रहे हैं, और उस केस में वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहे थे। तब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि नेचर ने क्या किया था, एक एसिड रेन की थी, और जब वो एसिड रेन की थी तब वो सारे डायनासोर जाके एक्सटिंक्ट हो गए थे, मर गए थे। और जब वो मर गए थे, जब वो खत्म हो गए थे सारे, तब क्या हुआ, नेचर ने क्या किया फिर, मैंने उसके बाद आपको एक और एग्जांपल बताया, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद क्या करती है, नेचर उस चीज को खत्म कर देती है, और जब वो चीज खत्म हो जाती है, उसके ऊपर एक न्यू चीज उगाती है, या उसके ऊपर एक न्यू चीज ग्रो होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप किसी एरियाज में गए होंगे, या जितने भी एरियाज वगैरह में गए होंगे, तो जब उन एरियाज में या गांव वाले एरियाज में जा रहे हो पंजाब में, तो कभी कभी बेटे फसल होती है, ठीक है। वो फसल को जब कटती है तो उसके कुछ लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं उस एरिया को, ठीक है। उस एरिया को जलाने के बाद आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ 2 वीक उस पे एक न्यू फसल, उसी पे एक न्यू फसल उगाई जाती है ना। इन द सेम मैनर, वो जो डायनासोर्स मरे, उनके जो लेफ्ट ओवर्स थे, वो सारे कहाँ आ गए, जमीन के नीचे आ गए, और उस जमीन के नीचे एक न्यू लेयर ऑफ परत या लेयर या रॉक्स की जम गई। अब वो जो नीचे थे, वो दे आर एक्टिंग एज अ फॉसिल्स। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं कि प्लांट्स गिर जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो आप उसको फॉसिल्स बोल देते हैं, और उन फॉसिल्स से ही कोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा, ठीक है। तो बेटे, अब जब साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने या नेचुरलिस्ट ने उनकी खोज, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी खोज करनी स्टार्ट की इन फॉसिल्स की, कि पता लगाया जाए कि जो पुराने ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए, क्या रीजंस थे उनके एक्सटिंक्ट होने थे, क्या वो नेचर ने उन्हें क्यों मारा, ठीक है। नेचर ने उन्हें इतने क्यों मारा, ये तो रीजन था कि तब हम लोगों को पता चला था कि तब वो एटमॉस्फेयर को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए नेचर ने उनको मारा। अब वो अडेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे, इनके भी बहुत सारे रीजंस थे, कि अगर 10 मेंबर एक ही प्रजाति के हैं और 10 मेंबर सेम तरीके से एवोल्यूट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 10 ही 10 आगे 100 करोड़ पॉपुलेशन को जन्म दे रहे हैं, तो इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। सो नेचर को एक लेवल मेंटेन करना होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो किसी चीज का भी। तो उसी से एविडेंसेस मिलने लगे साइंटिस्ट को कि ये जो एक्सटिंक्शंस हुई ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो आपके फिशेस की हुई, चाहे वो आपकी किसी भी क्लास ऑफ स्पीशीज की हुई, या चाहे वो आपके डायनासोर्स की हुई, क्या रीजंस थे, डिफरेंट प्रजाति। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए पेज नंबर 130 एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स में। इसलिए नेचर ने बहुत ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, बहुत एलैबोरेटेड में डिफाइन किया हुआ है कि ये जो बेटे ऑर्गेनिजम्स थे, ये जो बेटे स्पीशीज की थी डायनासोर्स की, ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, और जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हो पाई वो मॉडिफाई हो गई, ठीक है। जैसे आज हम लोग देखते हैं अपने क्रोकोडाइल्स, छिपकली, लिजर्ड्स, कमेलियन, इनमें मॉडिफाइड हो गए, उनका छोटा वर्जन जो डीन था, वो उनका सेल मॉडिफाई हुआ, ना कि उनका एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं, तो ये जब इनकी एक्सटिंक्शंस के एविडेंसेस मिले, तो एक्सटिंक्शंस के एविडेंसेस में हम लोगों ने देखा कि जितनी भी स्पीशीज थी, ठीक है, जितनी भी स्पीशीज हम लोगों ने एक्सटिंक्शन में देखी, वो एक दूसरे को एक तो compete कर रही थी एक दूसरे के एक बेटर चेंज की तरफ, और compete करने के अलावा उनके जो मेंबर्स थे, उनमें से सबका डीएनए एवोल्यूट नहीं हो रहा था, ओनली कुछ का डीएनए एवोल्यूट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोग में दो चीजों की बात करते हैं।
एक तो बेटे हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, एक हम लोग बच्चे बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में 101% इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पे क्या आएगा कि डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या आ सकता है, होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस ऑर्गन्स के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए बताओ कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज रिलेटेड टू एवोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे अब जब साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज करनी स्टार्ट की फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स में उन लोगों को वेरियस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिले एक ही रीजन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रीजन है तो उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स के उनको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोन्स के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो अल्ना कह दिया। ठीक है, तो उसमें उन लोगों ने ह्यूमस कह दिया, स्कल कह दिया जिसको बोल सकते थे, कार्पल्स कह दिया, मेटाकार्पल्स कह दिया ये। ठीक है, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। फ्लेंजेस कह दिया, फ्लाइट्स ऑर्गन्स, पंख उनके। ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑर्गन्स। ठीक है, फोर लिम्स में उनके फ्लेंजेस कह दिए, मतलब इन देयर फोर लिम्स। ये सारे उन लोगों को मिले। अब एक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ज्योग्राफिकल रीजन 1, this is geographical region 2। ये एक रीजन है, यहाँ पे जो भी रेत हुई होगी यहाँ से और आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स के, एक ऑर्गेनिज्म तो दबा नहीं होगा, बहुत सारे दबे होंगे ऐसे यहाँ पे। अब उन लोगों ने ये देखा ये बेटे फर्स्ट ज्योग्राफिकल रीजन, बेटे ये सेकंड ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायनासोर्स के मिले, बहुत सारे स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स रह सकती होंगी, यहाँ पे मुझे डायनासोर्स के मिले। अब जिन एवोल्यूशन अगर मैं कहूं तो जिस रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, चाहे वो कार्निवोर्स चाहे वो हर्बीवोर्स, वो सब एवोल्यूशन एक साथ हुआ होगा उनमें, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल स्पीशीज होंगी। ऐसे ही इन ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें भी जो भी एवोल्यूशन हुआ होगा वो सब में एक साथ ही हुआ होगा। अगर इनमें ये एवोल्यूशन एक साथ हो रहा है तो इनमें भी बेटे एक साथ ही एवोल्यूशन हुआ होगा, एक ही प्रजाति के। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर दो ऑर्गेनिजम्स में सेम था। ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन अलग था। फॉर एग्जाम्पल अगर पंख बने, दोनों के पास पंख हैं। ठीक है, ये पंख उड़ने के लिए हैं, या ये पंख कोई और बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी के लिए हैं। तो मतलब कि स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम था और उनका जो फंक्शन था, इसको ऐसे भी कर सकते हो, फंक्शन था वो अलग था। तो ऐसे एवोल्यूशन को हमने कह दिया डाइवर्जेंट
एवोल्यूशन, और इनके जो ऑर्गन्स थे जो कि सेम थे बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, उन ऑर्गन्स को हम लोगों ने होमोलोगस ऑर्गन्स का नाम दे दिया। हाँ, होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस ऑर्गन्स बोल दिया। यही आपका एनसीईआरटी ब्रीफली डिफाइन कर रही है। उन्होंने एक बोल दिया होमोलॉजी बच्चे इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। ये लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल ये पंख भी एक पीछे एक जनरेशन में उड़ने के लिए काम आ रहा है, वही उसी ऑर्गेनिक की नेक्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन है, उसी ऑर्गेनिज्म की सेकंड जनरेशन में ये पंख बैलेंसिंग के काम आ रहा है। तो मतलब कि ये तो एंसेस्टर्स तो सेम थे, ठीक है, एंसेस्टर ये इसी का है, दैट मीन्स फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स का हम लोगों को पता चला। और इसको लेकिन इनका फंक्शंस उड़ना और बैलेंसिंग अलग अलग हो गया, तो इसको हमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोल दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स इसमें आप लोगों के हार्ट्स और ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही थोन्स एंड टेंड्रिल्स, ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मॉडिफिकेशंस कि जो थोन्स थे वो टेंड्रिल्स में बन गए, ठीक है, कांटे बन गए लीव्स की जगह कैक्टस में, क्योंकि लीव्स में पानी का ट्रांसपिरेशन ना हो तो कांटे बन गए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। प्लांट्स में ऑफ बोगेनवेलिया। बेटे सीबीएसई है तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से करेंगे, और कोई एग्जांपल लिख के जाओगे तो वो नंबर नहीं देंगे सीबीएसई वाले, इसीलिए जो भी एग्जांपल्स आई एम लिखिंग या जो भी मैं लिख रही हूँ, सो इट्स ऑल फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। एक और प्लांट होता है बेटे जिसमें ये होता है, बट इट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, इट इज फ्रॉम योर नीट सिलेबस, तो नीट के लिख के आओगे तो वो नंबर नहीं देंगे, दे मे कट योर मार्क्स, सो इट्स स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो अगर आपने कोई भी एग्जाम्पल याद करना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद करना है, दैट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, आपने एनसीईआरटी को ही याद करना है, ठीक है, एंड कुकुरबिट फैमिली, ठीक है। अब बेटे ये तो हम लोगों ने बात करी, ये तो हम लोगों ने बात करी डाइवर्जेंट की, ठीक है। अब एक क्या किया, अब दूसरी तरह का हम लोगों ने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या दिखा कि स्ट्रक्चर जो थे सेम थे, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर भी सेम थे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी सेम थे,
परफॉर्म भी सिमिलर फंक्शन कर रहे थे। सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। अब क्या किया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, हम लोगों ने देखा डायवर्जन में, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तभी समझ में आएगा। डायवर्जन में क्या था बेटे, स्ट्रक्चर सेम थे, कहां था, स्ट्रक्चर दोनों सेम थे, ठीक है, लेकिन फंक्शंस अलग परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। फंक्शंस स्ट्रक्चर्स दोनों सेम थे। फॉर एग्जांपल दो पंख थे, तो एक अगर उड़ना कर रहा था तो दूसरा बैलेंसिंग कर रहा था। इसमें क्या था बेटे, कन्वर्जेंट में स्ट्रक्चर सेम था, वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो रहा था और परफॉर्म भी सिमिलर फंक्शन कर रहे थे दोनों में, बट एक दूसरे के एनालॉगस थे, बट दे आर एनालॉगस, इसीलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोला। ठीक है, इसीलिए हमने उसने क्या बोला मैंने कि पीछे वाले पे आओ कि नॉट सेम है, सॉरी, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन में क्या था, अच्छा डाइवर्जेंट लिख रही थी मैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, और जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिसिमिलर कर रहे हैं। तो मेरा ये आ गया आपका डाइवर्जेंट कन्वर्जन में, ठीक है। अब बेटे क्या है कि कन्वर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस जो है स्ट्रक्चर्स का सिमिलर है, बट जो स्ट्रक्चर्स हैं एनाटॉमिकली डिफरेंट है, या डिफरेंट की जगह आप इसको कह सकते हो मॉडिफाइड है, ठीक है। आप ये चीज देख सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 131, जो डायग्रामेटिक बने हुए हैं एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस एनिमल्स के, होमोलोगस ऑर्गन्स के, तो आप देख सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक चीता है, वेल है और बैट है और मैन है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के पहले में तो हाथ है, ठीक है, हमारे में भी हाथ है, उनके में भी 4 लिम्स है, और जो वेल है उनके में भी जो आगे के बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बोनी है, ठीक है, और उनके में जो बैट में जो थर्ड ऑर्गन्स है वो तीनों हैंड है, ठीक है। बट अगर मैं अनाटॉमिकली देखूं तो अनाटॉमिकली दे आर नॉट सेम, द होमोलोगस ऑर्गन्स आर अनाटॉमिकली नॉट सेम, ठीक है। उसमें क्या था कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर अनाटॉमिकली सेम एंड होमोलोगस ऑर्गन्स अनाटॉमिकली सेम होने के कारण बट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल ये जो होमोलोगस ऑर्गन है इसका मैन का, ये हाथ है, ठीक है, ऐसे ही इनके स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकली डिसिमिलर हैं, दे आर नॉट सेम, ठीक है, हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है कि जो इनके हाथ की जगह पे कुछ और होगा,
ठीक है, हाथ की जगह पे कुछ और होगा। वेरी 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 कंफ्यूजिंग, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, ये एवोल्यूशन का। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, अगर मैं डाइवर्जेंट के पॉइंट बनाने लगूं तो बेटे डायग्राम को देखो, एनाटॉमिकली डिसिमिलर performing structure same, anatomically dissimilar performing same or similar different function। ठीक है, कन्वर्जेंट में, ठीक है, कन्वर्जेंट में अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट, anatomically different, structure same and anatomically different and performing same function, this is called convergent evolution। डायग्राम 7.5 देखेंगे एनसीईआरटी का। इस डायग्राम में बेटे क्या देखोगे आप, सिंपल सा बात ये देखो कि कन्वर्जेंट और होमोलोगस ऑर्गन्स को क्या बोल रहा है। होमोलोगस ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल चीते में दो आगे के हाथ पूरी बॉडी को चलाने के लिए आते हैं, वॉक के लिए आते हैं। हमारे में जो आगे वाले हाथ हैं वो हमारी बॉडी को चलाने के लिए यूज नहीं होते, समझो डिफरेंस। जो वेल के आगे वाले जो हाथ की जगह दो फिन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे को उसकी बॉडी को चलने के लिए काम आ रहे हैं, मतलब तैरने के लिए काम आ रहे हैं। तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। हमारी बॉडी में काम करने के लिए हाथ है, ये स्ट्रक्चर है। हाथ की जगह पे आगे की तरफ हाथी का स्ट्रक्चर है। चीते में भी आगे के तरफ लिम्स का स्ट्रक्चर है, उसमें अलग स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकली 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो कि ये स्ट्रक्चर काम एक जैसा ही कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं, काम करने के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रही है। बट हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर है। मतलब कि अगर एक ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर होगा और वो स्ट्रक्चर आगे की तरफ काम करने के लिए, एक स्ट्रक्चर है, दो के सेम स्ट्रक्चर, मतलब एक पंख बना और दूसरा भी पंख बन रहा है, लेकिन एक का काम कुछ और है और दूसरे का काम कुछ और है। तो वो कह रहा है कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई है, कि मतलब कि पंख की जगह तो पंख ही बना है, लेकिन वो पंख एक तो कर रहा है वॉकिंग फ्लाइंग का काम और एक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी का काम। लेकिन कभी कभी एवोल्यूशन ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर वो पिछले में कुछ और था और एनाटॉमिकली उसी जगह पे स्ट्रक्चर का एनाटॉमिकल बदल गया स्ट्रक्चर, लेकिन काम वो लगभग सिमिलर कर रहा है एक दूसरे के। दे आर नॉट anatomical structures, they are analogous to each other। ठीक है, दे आर एनालॉगस मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उसको मैं बोल दूंगी कन्वर्जेंट, लेकिन फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग इन अ सेम वे। ठीक है, सो कन्वर्जन को कह दूंगी ही डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स are evolving for the same function।
डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि मैन के पास हाथ है, हैंड्स पूरे पूरे, ठीक है। चीता के पास दूसरा है, जैसा डायग्राम बना है, ठीक है, पहला। दूसरा, वेल के पास स्विम करने के लिए आगे अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। आगे वाले का स्ट्रक्चर सेम है, अनाटॉमिकली पोजीशंस हम लोगों की सेम है, मतलब आगे ही हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, आगे के हाथ, लेकिन स्ट्रक्चर्स की पोजीशंस या ये समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट सेम है। anatomically these structures are different and performing the same functions as the convergent evolution। उसमें बेटे anatomically स्ट्रक्चर सेम होंगे, इनकी पोजीशन में वेरी, कि वो डाइवर्जेंट एलिव्यूशन में जो पंख पीछे की तरफ था वो क्या पता थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया, लेकिन वो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, तो आप उसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलोगे। समझ रहे हो? तो इन केसेस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केसेस में क्या है बेटे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएशन का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएशन में। और उस डिफरेंशिएशन में वो मोस्टली क्या पूछता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। तो सिंपल से आप ये बताओगे कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एनाटॉमिकली सेम है, ठीक है, और दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल एक में काम कर आ रहा है, एक फंक्शन काम आ रहा है बैलेंसिंग के लिए और दूसरे में फ्लाइंग के लिए, मतलब फंक्शंस एक ही के अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या होगा कि सेम स्ट्रक्चर है, सेम जगह पे है, लेकिन अनाटमिकली एक दूसरे से अलग है। अनाटमिकली का मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं और वो एक ही का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग, अगर मैं बात करूं इस चीज को, मैं प्लांट्स के तौर पे भी एनसीईआरटी आपको समझा रही है। एनसीईआरटी क्या समझा रही है कि जो हम लोग हैं, ठीक है, हम लोगों ने कार्निवोरस एनिमल्स भी खाए, मतलब हम लोग फ्लैश भी खा सकते हैं, हम लोग प्लांट्स भी खा सकते हैं, हम लोग सीरियल्स भी खा सकते हैं। लेकिन कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली फ्लैश खाते हैं, तो उनके जो कार्निवोरस जो टीथ होते हैं, जो लेटरल इंसाइजर्स होते हैं बेटे, ये वाले नोकीले दांत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो घास फूस खाते हैं या जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियंस होते हैं या प्योर आपके कार्निवोरस नहीं होते हैं, उनके बेटे सेंट्रल इंसाइजर जो बीच वाले दांत होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो मोलर्स होते हैं पीछे वाले वो भी बहुत ज्यादा वो होते हैं। जो आपके ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं विच आर बोथ फ्लैश भी खाते हैं एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी करते हैं, उनके बेटे क्या होता है, इंसाइजर्स फैले होते हैं, और जो आपके फ्लैश वाले होते हैं, मतलब दैट इज योर लेटरल इंसाइजर्स, ये जो होते हैं ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब आगे वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, पीछे वाला इतना इलैबोरेटेड स्ट्रांग नहीं होता। इसको ये एवोल्यूशन क्या हुआ कार्निवोरस से, ये हमारा एवोल्यूशन हुआ कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया डिफरेंट तरीके से। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में दांत सबके हैं, ठीक है, दांत सबके हैं, काम भी सबका च्यूइंग है। मैन भी खाने को तोड़ने के लिए, बाइटिंग के लिए यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स है सबके पास, ठीक है। एनाटॉमिकली डिफरेंट हो गए हैं, कन्वर्जेंट मतलब एनाटॉमिकली स्पीशीज टू स्पीशीज में डिफरेंट हो गए हैं। बियर में अलग है, लायन में अलग है, हम में अलग है, व्हेल में ऐसे ही अलग है, एनाटॉमिकली डिफरेंट हो गए हैं, परफॉर्मिंग भी सेम फंक्शंस कर रहे हैं और पोजीशनिंग भी सबकी सेम है, तो मैं इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डालूंगी। अब मैं कह दूं कि मेरी दांत की जगह कुछ और आ जाए, ठीक है, मेरी दांत की जगह कोई और दांत की जगह दांत है और इसके लिए दांत
मेरा एक तो काम कर रहा है दांत खाने के लिए, मैं खाने के लिए काम नहीं ले रही, उसको किसी और चीज के लिए उसका डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन सबके में वो पोजीशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक के पास तो लेग था, एक के पास विंग था, तो मैं उसको डाइवर्जन बिकॉज फंक्शन बदल गया है। अब मेरे दांत मेरे सिर्फ च्यूइंग या बाइटिंग के काम नहीं आ रहे हैं, मैं अपने दांतों से किसी और चीज का यूज कर रही हूँ, क्लाइंबिंग का काम कर रही हूँ, वट एवर द रीजन इज। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन रेफर्स टू दैट द फंक्शन इज डिफर एंड द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर सेम। ठीक है, फंक्शंस उनके डिफर हो सकते हैं। एंड कन्वर्जेंट में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम, दे आर एनालोगस टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग होंगे, और अलग होने के कारण अलग होंगे बट फंक्शंस वो एक ही टाइप का परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल एनसीईआरटी एविडेंस दे रहा है इस चीज का कि बेटे इन द एरा ऑफ मिडिवल एरा में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ था, दो तरीके के कीड़े थे, मॉथ जिसे कहते हैं। ठीक है, एक था व्हाइट मॉथ जिसका कलर था व्हाइट कलर का, और एक था ब्राउन मॉथ। वो ब्राउन मॉथ बाद में बना था, अभी बताती हूँ। क्या हुआ था, वो एक ट्री के पे बैठते थे। ठीक है, दे आर ट्री पे बैठते थे। अब वो ट्री पे बैठते थे तो प्रेडेटर्स की वजह से क्या होता था, अगर वो एक ट्री पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की शेड में व्हाइट कलर का जो शेड थी वो बहुत इजीली दिखने लग जाती थी, तो जो भी और प्रेडेटर्स होते थे वो उनको खा लेते थे और वो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई। अब क्या किया, उन्हीं उन्हीं मॉथ में से कुछ मॉथ्स ने ऐसा किया बच्चे कि उन्होंने अपना कलर चेंज करने लग गए एंड दे हैव कन्वर्टेड देयर कलर टू ब्राउन मॉथ, ब्राउन कलर के मॉथ में हो गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, उनका कलर ट्री की शेड के बिल्कुल बराबर आ गया, तो उनको प्रेडेटर्स देख नहीं पाए, लेकिन जो ये नहीं कर पाए उनको देख पाए, तो वो तो सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई और अब हमारे पास सिर्फ ब्लैक मॉथ और ब्राउन मॉथ के शेड्स बचे हुए हैं, व्हाइट मॉथ्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी एक एविडेंस था कि जो व्हाइट मॉथ एक्सटिंक्ट हुए वो क्यों हुए, क्योंकि वो नेचर के सिलेक्शन को पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, स्टेबिलिटी आगे नहीं बढ़ा पाई, इसीलिए नेचर ने उनको डिस्कार्ड कर दिया एंड दे आर एक्सटिंक्ट। बट ये थी यही एग्जाम्पल, यही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर अगेन 132 में फिगर्स बता रखी हैं दो मॉथ की, एक ब्राउन एक डार्क, एक लाइट मॉथ थे, एक डार्क व्हाइट कलर के मॉथ थे। जो लाइट कलर के मॉथ थे वो ज्यादा डार्क हो गए, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन भी था, उन्होंने पॉल्यूशन से अपने कलर को अडॉप्ट कर लिया, उसके डीएनए ने पिगमेंट ज्यादा रिलीज करके उनका कलर डार्कर शेड का कर दिया, जो कि ट्री के मैच का था। तो जब वो ट्री पे बैठते थे, जो प्रेडेटर्स थे उनको नहीं टारगेट कर पाते थे, बट ब्राउन वाले उन ट्री के को ज्यादा प्रेडेटर्स कर पाते थे, सो दैट्स व्हाई वो वैसे के वैसे चमकते रह गए और वो मर गए। So that means we have only two shades of moths, that is brown and dark brown or black color. So that's why this has changed. ये change आया, ये change क्यों आया, ये change इसलिए आया क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को ये हम लोगों को एक एविडेंस मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, तो सबसे पहले एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल देंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे और ये मॉथ वाला एग्जांपल डालेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में एरा में पोल्यूशन बहुत ज्यादा निकलता था और उन मॉथ ने क्या किया, उस पोल्यूशन का फायदा उठा के उसको अडेप्ट कर लिया कि उनकी बॉडी पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगी और वो डार्क ब्राउन कलर के हो गए लाइटर शेड से। और जैसे ही वो लाइटर शेड से डार्क ब्राउन कलर के हो गए तो वो बच गए और बाकी जो लाइटर शेड वाले थे वो मर गए। ठीक है, सो दिस इज द एविडेंस। सो ऐसे ही एक्सेस ऑफ हर्बल एक रेजिस्टेंस, ऐसे ही हम लोग अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दे दूं तो ऐसे ही मच्छर होते हैं। ठीक है, अगर मैं और अपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स देने लगी तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ एंटीबायोटिक्स का कुछ 5 दिन या 3 दिन, मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन क्यों करना चाहिए। अगर अपने से खुद से कभी सवाल पूछो कि व्हाई ओनली डॉक्टर्स गिव यू द एंटीबायोटिक कोर्स 3 दिन का 5 दिन का, ऐसा क्यों देता है, ये नहीं कि चलो आज खा लो कल खा लो।
और हो जाओ ठीक। तो वाई इज गिविंग यू द कोर्स ऑफ 3 to 5 days स्पेसिफिकली, और उसका एक टाइम होता है कि वो आपको जो कोर्स देता है उसमें वो स्पेसिफिकली कहता है कि सुबह अगर 9 बजे खा रहे हो तो रात को भी। बेटे वो ऐसा क्यों होता है? जो डॉक्टर होता है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया एज सच आपकी बॉडी ने, आपने एंटीबायोटिक खाया, बैक्टीरिया मर गया या बेहोश हो गया, ठीक है। तो अगर आपने आज अभी शाम को एंटीबायोटिक नहीं खाई तो क्या होगा? वो मर थोड़ी, जिंदा थोड़ी हो जाएगा या कुछ और थोड़ी हो जाएगा? नहीं बेटे, क्या होता है, बैक्टीरिया का डीएनए या कोई भी बैक्टीरिया का डीएनए हैज द रेजिस्टिविटी पावर। जो आपने एंटीबायोटिक खाई वो उसके अगेंस्ट एक रेसिस्टिविटी एंटीबॉडी बना लेता है। आप भी तो वैक्सीनेशन, आप छोटे थे आपके मम्मी पापा इसीलिए लगवाते थे ना, जो आप हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या जो भी आप वैक्सीनेशन फॉर्म ले रहे हैं, वो वैक्सीनेशंस क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिपेयर्ड इन्फेक्शन, जो कि छोटे छोटे फॉर्म में आपकी बॉडी को दिया जाता था ताकि आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर ले कि भाई ये एक इन्फेक्शन है और आपको इससे बचने के लिए एंटीबॉडी बनानी है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। अब आपने बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है और आपने एंटीबायोटिक खाया, आपने बैक्टीरिया को बता दिया कि ये आपको मारेगा। अगर आपने 12 घंटे बाद जैसे सुबह खाया और शाम को नहीं खाया तो बैक्टीरिया जिंदा हो गया। अब वो जिंदा बैक्टीरिया क्या करेगा, 12 घंटे में जब तक आप नहीं बनाओगे, अराउंड 90 to 85 मिनट्स में वो उसके जो आपने एंटीबायोटिक खाई है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिविटी तैयार कर देगा कि अब अगले सुबह जब आप वो दवाई खाओगे तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। उसका, उस एंटीबायोटिक मेडिसिन का आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जाम्पल हर साल, एवरी ईयर, जो ये हिट्स की कंपनीज हैं या जितनी भी मोर्टीन वगैरह की कंपनियां हर साल कहती हैं आज 2x पावर, अगले साल कहेंगी 3x पावर। क्यों? ये वही बैंड वही वाला अपना बेसिक मॉडल रिपीट नहीं कर रही होती। क्यों ये हर साल कहती हैं कि आज 3x पावर है तो नेक्स्ट ईयर विल बी 4x पावर? क्योंकि 3x पावर के तो मॉस्किटोज ने रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, क्योंकि अब वो 3x पावर से मरेंगे नहीं। सो ऑब्वियसली द डबल पैक पावर, ऐसी जो आपके घर में ऑल आउट रखती है उसमें भी ऐसा होता है कि मीडियम, ऐसे आजकल वो करने लगे हैं। सो इट इज बेसिकली देयर डीएनए हैज क्रिएटेड दैट रेजिस्टिविटी, उससे उन्होंने, उस प्रजाति ने एक रेजिस्टिविटी क्रिएट कर लिया है कि अब आप उस पे वो नहीं होगे। ऐसे जो वीड पेस्टिसाइड्स होते हैं फार्म्स में, एग्रीकल्चर में, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ऐसा ही होता है कि जब वो वीड पेस्टिसाइड्स आप डालते हो तो वो उस टाइम पे तो क्रॉप पे मर जाते हैं, बट आफ्टर दैट थिंग वो जो वीड्स होते हैं वो उसके लिए रेजिस्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं उनके गैमेट्स में, एंड जब नेक्स्ट टाइम आप वही पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स उन पे डालोगे तो दे एक्ट एज इनइफेक्टिव। सो यही नेचर का रूल है कि ये चीजें हमेशा होती हैं। यही मैंने आपको लंग्स वाला एग्जांपल इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था कि नेचर विल सपोर्ट दैट विच कैन अडेप्ट इजीली द टेम्परेचर एंड अपने बचने के लिए या कुछ जुगाड़ कर ले। उस जुगाड़ का नाम होता है बेटे एवोल्यूशन, और उस जुगाड़ करते 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 एक बहुत बड़ा चेंज एक प्रजाति में दिखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मुझे पानी में ही रहना है तो मेरे हाथ क्या पता आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स या आफ्टर 50 ईयर्स बाद की शेप चेंज हो जाए कि मुझे कंटिन्यूअसली स्विम करना है। सो व्हाट माय स्ट्रक्चर्स हैव बीन चेंज, मेरे स्ट्रक्चर हाथ का चेंज हो जाए। पहले मेरे यही हाथ खाना खाने के लिए, कुछ काम करने के लिए यूज कर रहे थे, अब मेरे यही हाथ स्विम करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब मेरे फंक्शन, मेरे स्ट्रक्चर सेम है, but now my function is to swim and now that function was to balance or eat or whatever, ठीक है, minute anatomical difference आ जाए। so it's the convergent evolution, ठीक है। प्लेस पे भी वही जगह है, क्या पता पहले ऐसा हो सकता है कि मेरे जो ऑर्गन्स थे, ठीक है, मेरे जो विंग्स थे वो मॉडिफाइड होके लेग्स में चेंज हो गए, उसको कह सकती हूँ बीक छोटी बड़ी हो गई अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एडाप्टेशंस, ठीक है। दीज आर
नाउ अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट करने वाले हैं अडेप्टेड रेडिएशंस. वी विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट in the next session, and we're going to complete this in the next classes. In the adaptive radiations, बच्चे अगर मैं adaptive radiations की बात करूं तो adaptive radiations का मतलब क्या होता है? वो चीजें देखी जाती हैं जब आप एक चीज को अडेप्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ईगल हमेशा फ्लैश खाती है, कबूतर तो हमेशा, पिजन तो हमेशा फ्लैश नहीं खाता ना. फिश पिजन क्या खाता है? सीरियल, कोई दाना या कुछ भी. ठीक है. तो लेकिन अगर मैं बात करूं ईगल की, तो ईगल की बीक पॉइंटेड होगी, चोंच पॉइंटेड होगी. और अगर मैं बात करती हूँ पिजन की, तो पिजन की बीक स्ट्रेट होगी एंड स्ट्रेट पॉइंटेड होगी. ठीक है, स्लोपी एंड पॉइंटेड. अगर मैं कोई और ले लेती हूँ तो क्या पता उसकी बीक मुड़ी हुई हो. पैरट है, पैरट की मुड़ी हुई होती है. ठीक है. सो बेटे ये अलग अलग चीजें खाते हैं, इनका अलग अलग चीजें, ये इनको, इनकी बीक का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से होगा जैसा इनका फंक्शन है. ठीक है. अब ईगल हमेशा फ्लैश खाती है तो उसकी बीक अलग होगी. ऐसे ही पेज नंबर एनसीईआरटी आपको ये डिफरेंस बता रहा है. पेज नंबर कहाँ है? पेज नंबर 133 में डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ ईगल. सबसे पहले एक बर्ड आई. ठीक है. उस बर्ड की जो चोंच थी वो फर्स्ट चिड़िया के अकॉर्डिंगली देखने को दिख रही है आपको. ठीक है. उसमें उसकी बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है. सेकंड में उसका फंक्शन चेंज हो गया और उसने अडेप्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, जो वो चीज खा रही थी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सीरियल खा रही थी तो वो सीरियल वहां पे खत्म हो गए. अब वहां पे सिर्फ फ्लैश बच गया. ठीक है. अब फ्लैश बच गया तो भूखी मर गई तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. और हमारी थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो डीएनए होता है वो मोल्ड हो जाता है या वो चेंज हो जाता है. अब उसने फ्लैश खाना स्टार्ट कर दिया सर्वाइवल के लिए. अब सर्वाइवल के लिए उसने फ्लैश खाना स्टार्ट कर दिया, तो जो बीक वो सीरियल्स खा रही थी वो बीक फ्लैश खाने में तो कामयाब नहीं होगी ना. दैट मीन्स उस बीक को एवोल्यूट करना पड़ेगा. तो वो एवोल्यूट आज या कल या फर्स्ट जनरेशन या दूसरी जनरेशन में तो नहीं देखने को मिलेगा ना. इट इज द चेंज ऑफ अराउंड 7 to 8 जनरेशन का गैप आएगा बीच में. अब वो 8 जनरेशन का गैप में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा गैप आएगा. वो धीरे धीरे वो जो बीक है वो मॉडिफाई होती चली जाती है. अब वो जब मॉडिफाई होती जा रही है धीरे एट द एंड वो जो बीक है वो आपकी फ्लैश खाने को तैयार होगी. ऐसे ही इन्हें 1 2 3 4th डायग्राम में इन्होंने बता रखा है. ये तो खैर दूसरा कोई एग्जाम्पल है. अगर मैं नॉर्मल एग्जाम्पल ईगल का लूं तो नाउ अराउंड द 7 to 8 जनरेशन. ऐसे ही चार्ल्स डार्विन ने अडेप्टिव रेडिएशंस को कहा था कि फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियंस हैं, वो गर्मी में रहने लग गए तो उनकी स्किन ब्लैक कलर की हो गई है. अब एकदम से तो ब्लैक कलर की हुई नहीं होगी, वो धीरे चेंज हो गई होगी. ठीक है. ऐसे ही अगर वो साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में आ जाएंगे या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आ जाएंगे, तो जैसे ही वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आ जाएंगे वो धीरे उस जोग्राफिकल कंडीशंस को अडेप्ट करके जो उनमें अफेक्ट्स रिफ्लेक्ट होते हैं बेटे, उसको आप बोलते हो अडेप्टिव रेडिएशंस. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. Evolution and adaptive radiations are simultaneous process. Evolution is also a change, adapted radiation is also a change. लेकिन evolution हुआ adapted radiation की वजह से, ये भी एक चीज है क्योंकि आपने geographical conditions को adapt करके आपके में कोई change आया एक प्रजाति में या देखने को मिला उस species में, जो कि वो species ऐसे दिखा करती थी but अब उसने एक जोग्राफिकल को अडेप्ट कर लिया है, उस वजह से उसमें ये चेंज आया, उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस. ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें. फिगर 7.6 पेज नंबर 133 की कोयला, वॉम्बट, कंगारू, मुंसेरा रैट, इसमें बेटे क्या है, रेडिएशन हुई कि ये एक ही एनिमल ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट फीचर्स में, मतलब एक ही एनिमल्स के एक लेग किसी चढ़ने के लिए यूज हो रहे हैं.
एक के हाथ किसी और काम के लिए यूज हो रहे हैं, एक के हाथ किसी और, क्योंकि उसने उन हाथों के लिए उन हाथों का इस तरीके से यूज करने लग गया, उन हाथों का वो उस तरीके से यूज करने लग गया। सो विद द एंड उन्होंने ये देखा कि अडेप्टिव रेडिएशंस आर दोज कि एक ही एनिमल में वो डिफरेंट सेम स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हो रहे हैं और वो मॉडिफाइड हो गए हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सो दिस कैन बी द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हाथ, जो स्ट्रक्चर्स डायनासोर्स में पकड़ने के लिए यूज हो रहे थे वो क्रोकोडाइल में चलने के लिए यूज हो रहे थे। समझ में आ रही है? जो स्ट्रक्चर्स किसी और स्पीशीज में किसी और काम के लिए यूज हो रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स हमारे में किसी और काम के लिए यूज हो रहे हैं। दिस इज द स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंस एंड दे आर लेटिंग अस नो अबाउट द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। हमें कैसे पता कि हम लोग एप्स के हमारे पूर्वज एप्स हैं। ठीक है, कैसे फाइलोजेनी हम लोग डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ कुछ पकड़ने हैं उनके लिए, एप्स के वही हाथ वही स्ट्रक्चर वाले हाथ चलने के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर सेम है बट उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है और उनके फंक्शंस डिफरेंट है। तो इससे ये तो पता चला कि अगर हमारे पास भी हाथ है और उनके पास भी सेम हाथ है और सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है बट सेम स्ट्रक्चर्स है एनाटॉमिकली, जो हमारी बोन्स है वही उनकी बोन्स जैसी लग रही हैं, दैट मीन्स उनके हाथ और हमारे हाथ बराबर है, दैट मीन्स हम लोग उन्हीं के मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, हम लोग उन्हीं के मॉडिफिकेशंस हैं जनरेशन वाइज, बट हमारे में वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और उनके में वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। कन्वर्जेंट में ये है कि एनाटॉमिकली डिफरेंट है भाई, स्पीशीज टू स्पीशीज में डिफरेंट है। अब मैं कह दूं कि मेरा पूर्वज वेल है तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें तो एनाटॉमिकली एनाटॉमी स्पीशीज बदल गई, मॉडल ही। अब वो स्विफ्ट का मॉडल है, मैं आल्टो का मॉडल हूं, तो वो डिफरेंट चीज आ गई, एनाटॉमिकल डिफरेंट आ गए। ठीक है, अगर मैं एक आल्टो का मॉडल देखूं और एक स्विफ्ट का मॉडल देखूं, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन द इंटीरियर डिजाइन, इन द इंजन डिजाइन। तो मेरा अगर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप में अगर वेल से समझू तो विच कांट बी पॉसिबल, तो मैं अपनी क्लोजली स्पीशीज दैट इज माय एप्स, तो मैं कह देती हूँ कि मेरे एंसेस्टर्स एप्स हैं। So this has to be noted down, this has to be jotted down very carefully कि फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स का पता हमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से मिलता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से हम लोगों को स्पीशीज से स्पीशीज डिफरेंट में मिल रहा है कि हम लोगों के हाथ अगर ये हैं तो उनके एनाटॉमिकली डिफरेंट हैं वो चीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं अडेप्टिव रेडिएशंस की बात कर रही हूँ तो अडेप्टिव रेडिएशंस में आप लोगों के उन रेडिएशंस को अडेप्ट करके, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को अडेप्ट करके जो चेंजेस आ जाते हैं उनको आप बोलते हो adaptive radiations. So this is all about the adaptive radiation जो चार्ल्स डार्विन ने on his journey to the Galapagos Islands पे जब उसने स्टार्ट की थी तब उसने ये देखा था कि डिफरेंट की ये चिड़िया एक यहाँ मिल रही है, ये चिड़िया एक यहाँ मिल रही है, यहाँ उसने यहाँ इस जगह की चिड़िया ने ये सारी चीजें चेंज कर लिया, अडेप्ट कर लिया, लेकिन मैं उसको ये थोड़ी कह दूंगी कि ये चिड़िया का नाम बदल दिया मैंने, आई कांट डू, क्योंकि स्पीशीज, उसके कैरेक्टर स्केच, उसके हैबिटेट सारा सेम है बट वो चीज मॉडिफाई हो गई है। ऐसी ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, कल्चर इज डिफरेंट, हम लोगों का रहन सहन तरीका, बोल चाल अलग हो गई है क्योंकि हम लोगों ने उस रीजन को अडेप्ट कर लिया है। बट मैं ये थोड़ी कह दूंगी कि नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की कुछ और स्पीशीज हो गई है। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक मोल्डिंग, ठीक है, ऑफ डीएनए। So we have studied that adaptive radiation in this. We have to start with the biological evolution and that we'll do in the next chapter, in the next session of the class. We have हम लोगों के biological evolution, mechanical evolution और उसके साथ Heisenberg principle which is very important. 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा. The next 2 sessions we're going to end up with this chapter. So in the next chapter we're going to start with the biological evolution. Keep revising. Thank you.